हाँ जी साथियों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एराइज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा चल रहा था कि चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इन चीजों के बारे में, चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्लियर? 4 फैक्टर मैंने आपको बताए थे। पहला तनुता का प्रभाव आपको समझाया था। उसके बाद साथियों हमने देखा था कि भैया तापमान किस तरह से प्रभावित करता है चालकता को। उसके बाद मेरे साथियों हमने देखा था कि जल योजन, आयनों का अगर जल योजन हो तो वो चालकता को किस तरह से प्रभावित करेगा। उसके बाद साथियों हमने देखा था माध्यम की श्यानता चालकता को किस तरह से प्रभावित करेगी। क्लियर है ना? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों वैद्युत अपघटन के नियमों के बारे में क्या चर्चा करेंगे। वैद्युत अपघटन के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। भैया आपको बता दूं कि वैद्युत अपघटन के नियम है वो किसके द्वारा दिए गए। एक वैज्ञानिक जिसका नाम है भाई फेराडे, एक वैज्ञानिक जिसका नाम है मेरे साथियों फेराडे, उसके द्वारा वैद्युत अपघटन के नियमों को दिया गया था। इन्होंने 2 नियम दिए थे। एक नियम का नाम है मेरे दोस्त फेराडे का प्रथम नियम, दूसरे का नाम क्या है बेटा? फेराडे का द्वितीय नियम। नाम बड़े इजी है, प्रथम और द्वितीय, लेकिन भैया काम बड़ा मस्त वाला है इनमें, है ना। एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं भाई, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, क्लियर है ना, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यहां से प्रश्न बनना प्रबल संभावित है। क्लियर है ना? यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले साथियों? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत अपघटन के नियम। तो भैया हम लोग हेडिंग क्या डाल देते हैं बेटा? वैद्युत अपघटन के नियम। वैद्युत अपघटन के नियम। क्लियर है ना? वैद्युत अपघटन के कितने नियम बेटा? 2। कौन सा? एक तो फेराडे का प्रथम नियम, दूसरा फेराडे का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा मेरे साथी? फेराडे का प्रथम नियम। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे का प्रथम नियम। भैया फेराडे ने अपने पहले नियम में क्या बात बताई, इसको थोड़ा सा समझें। फेराडे ने कहा था कि जब किसी वैद्युत अपघटक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या आवेश प्रवाहित किया जाता है तो क्या होगा कि वैद्युत अपघटक टूट करके आयनों में बदलेगा, और वो आयन जाकर के कहां पर जमा होंगे? इलेक्ट्रोड पर जमा होंगे। तो इलेक्ट्रोड पर आयनों का जो निक्षेपित भार है वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जितना ज्यादा उसके अंदर आवेश जाएगा, उतना ही आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड पर आयनों का भार ज्यादा जमा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फेराडे का प्रथम नियम कहता साथियों, जब वैद्युत अपघटक सेल में विद्युत, फेराडे का प्रथम नियम ये कहेगा कि जब आप लोग वैद्युत अपघटक के अंदर विद्युत आवेश प्रवाहित करते हो, क्या कहेगा बेटा? वैद्युत अपघटक में विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए। विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार प्रवाहित विद्युत आवेश के प्रवाहित विद्युत आवेश का भार निक्षेपित आयन का भार प्रवाहित विद्युत आवेश के सीधे समानुपाती होता है।
भाई ये बात कह रहा है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयनों का भार है वो उस वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश के सीधे समानुपाती होता है। ऐसी बात फैराडे अपने प्रथम नियम में कहता है। ये भाई साहब क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि यार इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार W है तो ये किसके समानुपाती होगा, Q के। भैया समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया जाएगा और वो क्या है बेटा ZQ। अरे भाई आप जानते हैं Q किसके बराबर होता है, I इंटू T के बराबर होता है। तो मेरे साथी फॉर्मूला क्या बन गया, W बराबर ZIT। अरे भैया आपसे कह दिया जाए ये W क्या है तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार है। क्या क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यों तो भाई आप क्या कहोगे, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है। अरे भैया वैद्युत अपघट्य के अंदर जो आवेश प्रवाहित किए जा रहे हैं वो क्या है बेटा, क्यों। अगर I पूछा जाए तो आप लोग क्या कहोगे, प्रवाहित विद्युत धारा है मेरे साथी। और T के बारे में पूछा जाए तो कितने समय तक धारा प्रवाहित की जा रही है, वो समय है भैया, है ना। T का मतलब यहां पर क्या होगा मेरे साथियों, समय होगा। और बेटा समय किस में लिया जाएगा, सेकंड में। धारा किस में होगी, एम्पियर में। और ये किस में लिया जाएगा मेरे साथी, कूलाम में लिया जाएगा। बेटा यहां पर एक शब्द और काम में आ रहा है, एक वर्ड एक सिंबल और यूज किया, वो क्या है बेटा, जेड। तो ये जेड क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा साथियों, ये जो जेड है ना, जेड को कहा जाता है बेटा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोला जाता है मेरे साथी, जेड बराबर आप लोग कह सकते हो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अरे साथियों क्या कहा जाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। मेरे दोस्तों वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। भाई आपको मैंने क्या बताया, W बराबर क्या होता है, ZQ। तो भाई Z बराबर क्या होगा, W बाई Q। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। अगर भैया Q की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 कूलाम हो जाए तो Z बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथी, W हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी वैद्युत अपघट्य में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, क्या बोला, जब किसी वैद्युत अपघट्य में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित भार क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी मैं अर्थात करके इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं। बोलो क्या लिखूंगा, जब किसी वैद्युत अपघट्य में, जब किसी वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार, बोलो क्या कहलाता है, आयन का भार जेड कहलाता है, जेड कहलाता है। यानी क्या कहलाएगा बेटा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। एक बात और सुने यार, आप क्या कहोगे कि भाई जेड किसके बराबर आ रहा था, W बाई Q के बराबर आ रहा था। और आपको पता है Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है। तो मेरे साथी जेड बराबर क्या हो जाएगा, W बट्टा I इंटू T। अब भाई देखिएगा, I बराबर में क्या मान लूं मेरे साथी, 1 एम्पियर मान लो। और T बराबर कितना मान लूं बेटा, 1 सेकेंड। बेटा सुनना, इन दो बातों से मैं परिभाषा और बना रहा हूं। जब किसी वैद्युत अपघट्य के अंदर 1 एम्पियर धारा, क्या बोला मैंने, जब किसी वैद्युत अपघट्य के अंदर 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार मेरे साथी क्या कहलाएगा, Z कहलाएगा। भाई देखिएगा तो Z बराबर क्या हो जाएगा, W 1 इंटू 1, यानी Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथी, W। यानी यहां से परिभाषा क्या बनाई मैंने, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे साथियों, क्या कि भाई जब किसी वैद्युत अपघट्य के अंदर 1 एम्पियर विद्युत धारा
कितने सेकंड तक प्रवाहित की जाए? 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार है वो क्या कहलाता है मेरे साथियों? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं आया? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको समझ में आ गया होगा। बेटा एक बात और बताना चाह रहा हूं यार, सुने, अगर कभी यूनिट की बात कर ले, अबे भाई यूनिट की बात कर ले, यूनिट ऑफ जेड, तो भैया ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू किस में लिया जाएगा? ग्राम में। और आवेश किस में लिया जाएगा बेटा? कूलाम में। तो ये आपके पास क्या आ गई बेटा? जेड का मात्रक आ गया। क्लियर है ना? ग्राम प्रति कूलाम, या फिर आप लोग कह सकते हो ग्राम प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या मेरी बात क्लियर हुई साथियों? चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। बेटा देखिएगा, ये आपके सामने क्या था, तो आप लोग क्या कहोगे? फैराडे का प्रथम नियम था। वैद्युत अपघटन का कौन सा नियम था बेटा? प्रथम नियम था। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडे का सेकंड लॉ। बेटा देखिएगा, प्रथम लॉ पढ़ लिया है, क्लियर है ना? प्रथम लॉ के फर्स्ट लॉ के हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं बेटा, फिर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, या फिर आप लोग क्या कहोगे? फैराडे का द्वितीय नियम। बोलो क्या कहोगे? फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है भैया। फैराडे का सेकंड लॉ। भाई सेकंड लॉ में फैराडे क्या कहता है? फैराडे कहता है कि दो वैद्युत अपघट्य सेलों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो, या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो और फिर उसमें विद्युत आवेश प्रवाहित करते हो, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार है वो उस आयन के तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होता है। भाई देखिएगा, ये नियम आपको क्या कहना चाह रहा है कि ये आपके पास क्या है बेटा? एक वैद्युत अपघट्य सेल है। ये आपके पास क्या है बेटा? एक वैद्युत अपघट्य सेल। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भैया? एक और वैद्युत अपघट्य सेल बना लेता हूं। बेटा क्या बना लेता हूं? एक और वैद्युत। इनको आप लोग क्या करोगे बेटा? आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ लोगे। क्लियर है क्या? आपस में किस में जोड़ लोगे बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ लोगे। और फिर इसमें क्या करोगे बेटा? विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत आवेश प्रवाहित करोगे। बोलो भाई मेरे साथियों, क्या प्रवाहित करोगे? विद्युत आवेश प्रवाहित करोगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जब दो वैद्युत अपघट्य सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार है वो उस आयन के तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होता है। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा। क्या कहा था? इस नियम के अनुसार ऐसा लिख सकते हो बेटा कि दो वैद्युत अपघट्य सेलों को, दो वैद्युत अपघट्य सेलों को, दो वैद्युत अपघट्य सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए, 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 तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार, निक्षेपित आयन का भार तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होता है। दो वैद्युत अपघट्य सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए,
तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार है वो तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होता है। यानी ये नियम आपसे क्या कहना चाह रहा है भैया, ये नियम आपसे कहना चाह रहा है कि भाई आप इसमें आप क्या करोगे, ये नियम आपसे कहना चाह रहा है भैया सुने, अर्थात आप लोग कह सकते हो बेटा W प्रोपोर्शनल टू क्या होता है E। क्लियर है ना? तो W1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा E1, W2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा E2। तो W1 बाई W2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथी, E1 बाई E2 हो जाएगा। यही तो फैराडे का द्वितीय नियम है। यहां पर W1 का मतलब होगा एक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार, E1 का मतलब होगा उस आयन का तुल्यांकी भार, W2 का मतलब होगा दूसरे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार, और E2 क्या हो जाएगा, उस आयन का तुल्यांकी भार। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा? अब आप लोग एक चीज और समझने की कोशिश करें, एक चीज और समझे बेटा, देखिएगा भाई फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से मेरे दोस्त, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि भाई W बराबर क्या होता है, ZQ होता है। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? W बराबर क्या होता है, ZQ होता है। तो भैया फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि W, आप लोग क्या कहोगे, W1 बाई W2 किसके बराबर होता है मेरे साथी, E1 बाई E2 के बराबर होता है। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? यानी यहां से W1 तो आप लोग क्या कहोगे, Z1 बाई Q बट्टे Z2 बाई Q। भैया आवेश चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जो वैद्युत अपघट्य सेल ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। और बेटा श्रेणी क्रम में आवेश परिवर्तित होता है क्या, विद्युत धारा और आवेश में परिवर्तन नहीं होता, सेम रहता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा साथियों, E1 बट्टा E2 के बराबर हो जाएगा। क्या कहते हैं यार, कुछ समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो भैया यहां पर आप लोग देखिएगा, तो E यहां पर Q और Q क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो यहां पर मैं कह सकता हूं E समानुपाती क्या होगा बेटा, Z होगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो E बराबर मैं क्या लिख सकता हूं मेरे साथी, FZ लिख सकता हूं। बोलो क्या लिख सकता हूं, E बराबर FZ। क्लियर है क्या? अब भैया देखिएगा, आप लोग क्या कहोगे, F का मतलब यहां पर क्या है, तो आप कहोगे बेटा फैराडे नियतांक है। F का मतलब यहां पर क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे, F बराबर फैराडे नियतांक। और फैराडे नियतांक का मान आपको बता दूं साथियों कितना होता है, 96,487 कूलाम। लगभग आप इसको 96,500 कूलाम ले सकते हो। क्लियर है क्या? 96,500 कूलाम आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत क्या साथियों? अब देखिएगा फैराडे का प्रथम व द्वितीय दोनों नियमों की बात की जाए, फैराडे के प्रथम व द्वितीय नियम से सुनो बेटा, फैराडे के प्रथम व द्वितीय नियम से, फैराडे का प्रथम व द्वितीय नियम से, भाई फैराडे का प्रथम नियम कहता है W बराबर ZQ, दूसरा नियम कहता है E बराबर FZ। तो भैया जो Z है वो किसके बराबर है, पहला नियम तो कहता है भाई Z है वो किसके बराबर है बेटा, W बाई Q के बराबर है। दूसरा नियम क्या कहता है, Z है वो किसके बराबर है, तो आप क्या कहोगे, E बाई F के बराबर है। दूसरा नियम क्या कहता है, Z है वो किसके बराबर है, E बाई F के बराबर। भैया यहां से आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त, Z बराबर क्या हो जाएगा, E बाई F हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब भैया आप देखिएगा Z बराबर क्या हो गया, W बाई Q बराबर क्या लिख लोगे आप लोग, E बाई F लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं यार, E को इधर ले आता हूं, Q को उधर लेके जाता हूं, तो W बट्टा E बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई F। साथियों Q किसके बराबर होता है, साथियों Q बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, Q बराबर होता है I इंटू टी। तो W बट्टा E बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी बाई एफ। भैया ये मेन फॉर्मूला है,
मैं यहाँ पर 5 स्टार लगा रहा हूं। न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला काम में आना है। W बाई ई बराबर क्या होता है, Q बाई एफ या I इंटू टी बाई एफ। भैया W क्या है, इलेक्ट्रोड का निक्षेपित, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयन का भार, E क्या है, तुल्यांकी भार, I क्या है, विद्युत धारा, T समय, और F क्या है बेटा, फैराडे नियतांक। और फैराडे नियतांक की वैल्यू मेरे साथियों आपके सामने पड़ी है। अरे हाया ना बोलो। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। बेटा W बाई ई, भार बट्टे तुल्यांकी भार को आप लोग ग्राम तुल्यांक कह सकते हैं। बोलो क्या कह सकते हो भाई? भाई देखो एक चीज आपको और बता रहा हूं कि W बाई ई इसको आप लोग क्या कह सकते हो, ग्राम तुल्यांक कह सकते हो। बोलो क्या कह सकते हो, ग्राम तुल्यांक। और मेरे साथियों ग्राम तुल्यांक होता है ना बेटा, ग्राम तुल्यांक होता है ना, ये किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे, N इंटू वी, लीटर के बराबर होता है। बेटा यही किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है। तो भैया ये ग्राम तुल्यांक आपको ध्यान में रखना है, किसके बराबर होगा, नॉर्मलता इंटू आयतन के बराबर होता है। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर भी किसके बराबर होता है मेरे साथी, ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब 2-3 मैं फैक्चुअल बातें बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज आपको बता रहा हूं कि फैराडे का नियम ताप, दाब व सांद्रता की सभी मानों के लिए लागू होता है। भाई कोई सा भी ताप हो, कोई सा भी दाब हो, कोई सी भी सांद्रता हो, ऐसा नहीं है कि उसमें फैराडे का नियम लागू नहीं होगा। सारी जगह पर आप लोग फैराडे का नियम लगा सकते हो। क्लियर है क्या? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आवेश के रूप में ग्राम तुल्यांकों की संख्या व फैराडे की संख्या समान होती है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है बेटा, यहां पर क्या कि यहां पर मैं लिख देता हूं फैराडे का नियम, फैराडे का नियम सभी, फैराडे का नियम आप लोग कह सकते हो सभी ताप, दाब व सांद्रता पर लागू होता है। सभी ताप, दाब व सांद्रता पर लागू होता है। क्लियर है बेटा? ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत क्या आपको? उम्मीद करता हूं साथियों जो बात आपको बता रहा हूं वो समझ में आई होगी। आइए बेटा, अब जो हमने बातें डिस्कस की है उन पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेटा देखिएगा, पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर पड़ा, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 50 मिनट तक कॉपर सल्फेट विलयन से गुजारते हैं, तो निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। Z का मान दे रखा है दोस्तों। भाई देखिएगा बहुत आसान सा प्रश्न है। भाई फैराडे का प्रथम नियम में आपको क्या बताया गया था? फैराडे के प्रथम नियम में आपको बताया था कि W बराबर क्या होता है, ZIT होता है। मेरे दोस्त Z का मान प्रश्न में है, I का मान प्रश्न में है, T का मान प्रश्न में है, लेकिन साथियों जो T दे रखा, समय दे रखा, वो मिनट में दे रखा। मिनट में समय नहीं चलेगा, समय किस में चाहिए हमें, सेकंड में चाहिए। किस में चाहिए, सेकंड। मिनट में लेके किया तो प्रश्न गया। अरे क्या प्रश्न गया? बेटा देखो W बराबर Z का मान कितना दे रखा है, 0.00326। I का मान कितना दे रखा बेटा, 0.5 एम्पियर, और T का मान दे रखा 50 मिनट। 50 को आप लोग 60 से गुणा कर लो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे साथियों, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा इन सब को गुणा करोगे ना, W बराबर आप लोग लिखोगे 0.03296 है इंटू 0.5 इंटू इसको इससे गुणा करोगे तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा क्या,
6 5 30, ऑलमोस्ट ये आ जाना चाहिए। क्लियर है ना बेटा? इस सबको आप लोग गुणा कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? W का मान आ जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, सीधा फॉर्मूले बेस्ड प्रश्न है, फैराडे के प्रथम नियम से। W बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथी? ZIT। बोलो क्या होता है? ZIT। लेकिन परीक्षा में ऐसे इजी प्रश्न थोड़ी पूछे जाते हैं, प्रश्न में थोड़ा क्या होता है बेटा? दम। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 1000 एम्पियर विद्युत धारा Al2O3 के संगलित विलयन से गुजारी जाती है यदि विद्युत अपघटन 1 घंटे तक चलता है। अरे क्या विद्युत अपघटन 1 घंटे तक चलता है तो निक्षेपित एल्यूमीनियम का भार ज्ञात कीजिए। आपको एल्यूमिनियम का भार, एल्यूमिनियम का आणविक द्रव्यमान दे रखा है। अरे साथियों, आपसे क्या पूछा गया है? निक्षेपित एल्यूमिनियम का भार प्रश्न में पूछा गया है। भाई देखो, यहां पर आप समझने की कोशिश करें। Al2O3 टुकड़ा करोगे तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 तथा 3O-2, इसमें आपको बात इस टुकड़े में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। भाई देखिएगा, आपको मैंने बताया था W/E बराबर क्या होता है? I इंटू T बाई क्या होता है मेरे साथी? F होता है। भाई देखो, अब समझने की कोशिश करो। W का मान आपसे पूछा है, बिल्कुल पूछा है। E का मान, एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 27, और बेटा वैलेंसी फैक्टर 3 बराबर E का मान कितना आ गया? 9। तो W/9 बराबर I का मान 1000 एम्पियर दे रखा। भाई साहब T 1 घंटे तक, अरे बेटा विद्युत अपघटन कितने घंटे तक चलता है? 1 घंटे तक। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया बेटा? 60 मिनट। 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 60, और यहां पर क्या आ जाएगा? 96,500। मेरे साथी, यहां से आपको W का मान ज्ञात करना है। 2 0 से 2 0 मर गए, तो यहां पर W/9 बराबर क्या हो जाएगा? 36 इंटू 1000 बट्टा, इधर आप लोग क्या कहोगे? 965। साथियों, W बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 965 इंटू W बराबर इधर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 36 इंटू 1000। तो बेटा W बराबर 9 इंटू 36 इंटू 1000 बट्टा 965। अरे भाई साहब, ये W का मान आ गया। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आते होंगे, इसमें मैं क्या करवाऊं? अरे क्या जोड़ बाकी गुणा भाग में तो मैं क्या करवाऊं? क्या कुछ बात आपको समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है ना? देखिएगा साथियों, अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन आपके बीच स्क्रीन पे आ रहा है, बेटा देखें। हाँ, CdCl2 विलयन का वैद्युत अपघटन Hg कैथोड की उपस्थिति में करवाया गया। ठीक है भाई, जिससे CdHg प्राप्त होता है यदि इसमें 12% Cd है तथा 22 ग्राम Hg है, वह 5 एम्पियर विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, तो वैद्युत अपघटन कितने समय तक चलेगा? अरे वाह भाई साहब, बड़ा तगड़ा प्रश्न आपके बीच में आ गया। प्रश्न में आपको कह रहा है कि भैया, क्या कह रहा है कि कैडमियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन Hg कैथोड की उपस्थिति में करवाओ। बोलो किसकी उपस्थिति में? Hg कैथोड की। तो क्या प्राप्त होगा? तो आप क्या कहोगे भैया? CdHg मिलेगा। अरे बेटा देखें, अरे भाई साहब देखें, W/E बराबर आपको पता I इंटू T बाई, बोलो I, भैया बोलो I इंटू T बाई, बोलो क्या होता है? F होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आप क्या कहोगे यहाँ पर? 88 ग्राम Hg। बोलो क्या कहोगे भाई? 88 ग्राम Hg। क्लियर है क्या? तो 88 ग्राम Hg है, तो आप लोग क्या कहोगे? Cd की मात्रा कितनी होगी बेटा? 12 ग्राम। इस प्रश्न को वापस से समझे भाई। 12% Cd है, अगर आप 100% मान लो,
तो आप क्या कहोगे, CDHG में 12% CD है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, HG होगा ना। तो 88 ग्राम HG है तो CD बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, 12 ग्राम। 1 ग्राम HG है तो भाई साहब CD बराबर क्या होगा, 12/88 ग्राम। भाई HG तो कितना है, 22 ग्राम है तो मेरे दोस्त CD बराबर क्या होगा, 12/88 इंटू 22। क्या इसका भाग इसमें दोगे 4 बार, 4 का भाग 12 में दोगे तो कितने ग्राम आ जाएगा, 3 ग्राम। भैया कैडमियम का भार तो कितना आ गया, 3 ग्राम। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि भाई वैद्युत अपघटन कितने समय तक चलेगा। अरे भैया T का मान पूछा है। देखो बेटा W का मान, अरे भाई W का मान तो कितना आ गया भैया, 3 ग्राम आ गया। E आप लोग क्या कहोगे भैया, कैडमियम क्लोराइड, उसमें कैडमियम का अणुभार कितना दे रखा है, 112, और कैडमियम का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितना होता है मेरे दोस्त, 2, तो बट्टा 2, वो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। I का मान आपको दे रखा है कितना, 5 एम्पियर। T का मान ज्ञात करना और इधर क्या आ जाएगा बेटा, 96,500। बहुत आसान सी बात, 6/112 बराबर 5 इंटू T बट्टा 96,500। तो साथियों यहां पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 112 इंटू T बराबर 96,500 इंटू 6, तो T बराबर बेटा 96,500 इंटू 6/5 इंटू 112। अगर इसको सॉल्व करोगे तो T की वैल्यू किस में आ जाएगी, सेकंड में। उम्मीद करता हूं साथियों बहुत अच्छा प्रश्न आपके बीच में था और आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर है ना भाई। देखिएगा एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं इस प्रश्न को। भाई देखिएगा CdCl2 का वैद्युत अपघटन Hg कैथोड की उपस्थिति में कराते हैं तो CdHg प्राप्त होता है। 12% CD है, 22 ग्राम Hg है, 5 एम्पीयर विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। वैद्युत अपघटन कितने समय तक चलेगा। वापस इसको समझिए आप लोग कि भाई प्रश्न में क्या कहा है, 12% CD प्राप्त हो रहा है। वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर CdHg मिल रहा है और उसमें 12% CD है। इसका मतलब Hg कितना होगा, 88%। अगर टोटल को मैं 100 ग्राम मान लूं, CD और Hg के मिश्रण को मैं क्या मान लूं, 100 ग्राम, तो 88 ग्राम क्या होगा बेटा, Hg होगा और 12 ग्राम क्या होगा, CD। अब प्रश्न वाला ही कह रहा है कि भाई Hg का तो 22 ग्राम ही है, तो आप लोग वहां से देखोगे तो CD का कितना ग्राम आएगा, 3 ग्राम। फिर तो बहुत इजी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। W बट्टा E बराबर क्या होगा, IT/F। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आपको वैद्युत अपघटन के नियम पढ़ाए हैं। क्लियर है ना बेटा। और भी मैं इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा आगे की क्लासों में। मैं पूरी एक सीरीज लाऊंगा, एक तो पूरी सीरीज लाऊंगा मैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर की, जिसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे बेटा, और एक सीरीज में लेके आऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे साथियों। क्लियर है। तो बेटा आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है साथियों। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं फिजिकल केमिस्ट्री में। क्लियर है साथियों। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके। क्लियर। ओके बेटा।